महाराष्ट्र की खबरों में आगे बढ़े उससे पहले उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है जिसकी जानकारी आपको दे दें। उत्तर प्रदेश में गृह विभाग के संयुक्त सचिव को निलंबित कर दिया गया। इस वक्त की यह बड़ी खबर हम आपको उत्तर प्रदेश से दे रहे हैं, जहां पर गृह विभाग के संयुक्त सचिव निलंबित कर दिए गए। इस वक्त बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, गृह विभाग के संयुक्त सचिव निलंबित किए गए हैं। काफी समय से लगातार कई शिकायतें थी जिसका संज्ञान लेने की बात चल रही थी और संज्ञान लेते ही कार्रवाई की गई है। गृह विभाग के संयुक्त सचिव निलंबित कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, गृह विभाग के संयुक्त सचिव निलंबित किए गए। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से बताई जा रही है। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है गृह विभाग से जुड़ी हुई है और संयुक्त सचिव बताए जा रहे हैं जो कि निलंबित कर दिए गए। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने सस्पेंड किया है। तो ये बड़ी कार्रवाई गृह विभाग के संयुक्त सचिव के ऊपर हुई, जो कि एसीएस गृह अवनीश अवस्थी को इनकी तरफ से कार्रवाई की गई और उन्होंने संयुक्त सचिव को सस्पेंड किया है। तो एसीएस होम को बिना बताए जारी कर रहे थे पत्र और इसी बाबत संयुक्त सचिव पर एक बड़ी कार्रवाई, गृह विभाग के संयुक्त सचिव पर एक बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में की गई है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। यह बड़ी खबर संयुक्त सचिव से जुड़ी हुई है जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है और उन्हें निलंबित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग से जुड़ी यह बड़ी खबर, एसीएस अवनीश अवस्थी की तरफ से यह कार्रवाई की गई है और बिना बताए लगातार पत्र जारी कर रहे थे, जिसको लेकर यह कार्रवाई की गई है। एसीएस होम को बिना बताए जारी कर रहे थे पत्र और इसकी शिकायतें काफी समय से मिल रही थी, जिसको देखते हुए संज्ञान में लेते हुए यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तो एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने सस्पेंड किया है संयुक्त सचिव को। तो एसीएस होम को बिना बताए जारी कर रहे थे पत्र और यह बड़ी कार्रवाई उनके ऊपर की गई है। गृह विभाग के संयुक्त सचिव जिन्हें निलंबित कर दिया गया। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र का जिक्र करते हैं, जहां पर चंद्रपुर जिले में शादी की खुशियां मातम में उस वक्त तब्दील हो गईं जब सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। शादी में जा रहे एक ट्रक का टायर फटने से एक्सीडेंट में 5 लोगों की मौत हुई है मौके पर ही। साथ ही इस एक्सीडेंट में 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का सिंदेवाही के ग्रामीण अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, तो वहीं गंभीर रूप से घायलों को नागपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो शादी के लिए जा रहे थे लोग और चंद्रपुर का यह मामला है पूरा, जहां पर सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। तो सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई। शादी के लिए जा रहे थे लोग, चंद्रपुर का यह पूरा मामला। तो सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। तो हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, जो जानकारी दी गई है। चंद्रपुर का पूरा मामला है। तो वही भंडारा जिले के तुमसर शहर में एक शराबी ड्राइवर ने नशे में धुत होकर 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं यह घटना रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि एक शराबी ड्राइवर ने 2 अलग अलग स्थानों पर 2 लोगों को टक्कर मारी है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहली घटना में ड्राइवर ने फल विक्रेता रामकला टिटिमारे को टक्कर मारी, जबकि वहीं दूसरी घटना तुमसर के अंदर हुई, जहां मुख्य बस स्टैंड के सामने थी। तो वहीं दूसरी घटना में चालक ने तुमसर पंचायत समिति के सामने एक और महिला मोहिनी बांटे को टक्कर मारी है, जिनके चलते पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी चालक और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। तो शराबी ड्राइवर ने 2 लोगों को टक्कर मारी 2 अलग अलग घटनाओं में। तो महाराष्ट्र के पश्चिम क्षेत्र के अंदर बिजली बिल का भुगतान न करने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया गया है, जिसके चलते 80,000 ग्राहकों के बिजली के कनेक्शन काटे गए हैं। लॉकडाउन के कार्यकाल में बिल का भुगतान न करने वालों पर बिजली विभाग ने कार्रवाई की है। तो वहीं आपको बताते चले कि 1 अप्रैल 2020 से इन 80,000 ग्राहकों ने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया था। इसके चलते उनके बिजली कनेक्शन को काट दिया गया। पुणे, कोल्हापुर, सांगली, सतारा और सोलापुर जिलों में 26,47,000 घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं ने 1,690 करोड़ 54 लाख रुपए का भुगतान किया है, जिसमें उन पर 9,32,000 उपभोक्ताओं के पास 687 करोड़ 97 लाख रुपए शामिल हैं, जिन्होंने 1 अप्रैल 2020 से एक भी बिजली का भुगतान नहीं किया है। वहीं अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक बकाया के कारण किसी भी ग्राहक की बिजली आपूर्ति में कटौती नहीं की गई थी। हालांकि बिजली बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण एमएससीडीसीएल का वित्तीय संकट गंभीर हो गया है। तो
तो लातूर जिले के कवाह गांव के अंदर 2 कमरे वाले घर में रहने वाले एक परिवार का बिल 62,160 रुपए आया। दरअसल हसन शेख नाम के मजदूर के पैरों तले से जमीन तब खिसक गई जब उसका बिजली का बिल 62,160 रुपए आया। हसन शेख जैसे तैसे मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट तो पाल लेता था, लेकिन वो भारी भरकम बिजली बिल कहां से भरे। आपको बता दें कि दिसंबर 2019 में उन्होंने 2,640 रुपए बिजली का बिल भर दिया था। उसके अगले महीने जनवरी 2020 में उनको 32,090 रुपए वाला बिजली का बिल आया। हसन शेख ने इसकी शिकायत दर्ज की, लेकिन उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की गई। जून 2020 में तो हैरान करने वाली हकीकत सामने आई जब 62,280 रुपए बिल फिर से उन्हें सौंपा गया। हसन शेख की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उन्हें इस रकम पर छूट दी गई और जनवरी 2021 को 58,540 रुपए का बिल उन्हें वापस भेजा गया। हसन शेख ने इस मामले में परेशान होकर फिर से ग्राहक तकरार निवारण मंच को आवेदन किया है। मैंने उसके बाद अर्ज किया कि मेरा बिल ज़्यादा आ गया, इतना नहीं जला, तो उसने बोले कि बिल जल गया है तो वो भरना पड़ेगा। फिर वहाँ पे जाने के बाद अर्ज देने के बाद उन्होंने हमको 19,000 भरो बोले, हमें नहीं मान्यता नहीं बोले। तो उसके बाद जो है हमको बिल बढ़ाते बढ़ाते आज का बिल है मेरा 61,110 रुपया। तो वाशिम जिले के एक निवासी या आदिवासी आश्रम स्कूल के हॉस्टल में 229 छात्र और 3 स्कूल कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो वहीं रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। स्कूल को स्थानीय प्रशासन ने सील कर दिया है और कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। कोरोना पॉजिटिव विद्यार्थियों और कर्मचारियों को स्कूल में ही आइसोलेट किया गया। इन सभी की 5 डॉक्टर्स की टीमों द्वारा दिन में 5 बार जांच की जा रही है। तो 229 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा है। वाशिम जिले के अंदर सभी संक्रमितों को आइसोलेट भी किया गया है। तो 229 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप वाशिम जिले के अंदर। तो मुंबई में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रही हैं। नवंबर के बाद मुंबई में कोरोना के सबसे ज्यादा 1,167 केस बुधवार को दर्ज हुए। फरवरी के दूसरे सप्ताह से मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। 23 फरवरी को शहर में 643 नए कोरोना मरीज मिले थे और 24 फरवरी को कोरोना मरीजों की संख्या 1167 हो गई है। तो वहीं मुंबई में एक दिन में मरीजों की संख्या 500 से ज्यादा होने के प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। अब तक मुंबई में कुल मरीजों की संख्या 3,21,698 तक हो गई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 11,453 है। 0.24% की दर से कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद बीएमसी ने भी सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। मुंबई के कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने कहा कि राज्य में बुधवार को कोरोना मरीजों की संख्या 8,000 से भी ज्यादा हो गई। तो वहीं बुधवार को एक दिन में 80 लोगों की मौत कोरोना वायरस से हुई है। तो शहर में लगातार कोरोना के मामले सामने आते जा रहे हैं। बढ़ते कोरोना के ने बढ़ाई है प्रशासन की चिंता। मुंबई का यह मामला लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से कोरोना संक्रमितों की संख्या यहां बढ़ने लगी है और 0.24% से जिस तरीके से यहां पर कोरोना की दर बढ़ना शुरू हुई है, ये चिंता का सबब शहर में 643 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। मुंबई देश में वो एक ऐसा शहर है जहां पर कोरोना का सबसे ज्यादा प्रकोप देखा गया और ऐसे में मुंबई में एक बार फिर से ये बढ़ना, कोरोना का खतरा बढ़ना बताता है कि यहां पर एक बार फिर से कोरोना के बुरे हालात देखे जा सकते हैं अगर नियंत्रण सही समय पर नहीं किया गया। तो देश में बुजुर्गों और बीमारों को 1 मार्च से कोरोना टीका लगना तय किया गया है। 3 करोड़ हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाने के बाद केंद्र सरकार ने अब 60 साल से ज्यादा के बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन टीका लगाएगी। देश के सरकारी अस्पतालों में यह कोरोना का टीका मुफ्त लगाया जाएगा, तो वहीं प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन का पैसा देना होगा। इसकी कीमत क्या होगी, इसको लेकर भी सरकार जल्द फैसला लेगी। आम लोगों के लिए टीकाकरण के इस चरण में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कोरोना से बचाव ही वैक्सीन 10,000 सरकारी केंद्रों और 20,000 प्राइवेट अस्पतालों में लगेगी। तो 1 मार्च से बुजुर्गों को वैक्सीन भी दी जानी है और ऐसे में बुजुर्गों को वैक्सीन देने के लिए तमाम तैयारियां
की जा रही हैं। अब जी जो एक बड़ा अपडेट है वो ये है कि सरकारी अस्पतालों में फ्री में और प्राइवेट अस्पतालों में कुछ पैसा वैक्सीनेशन का देना होगा, लेकिन वो पैसा क्या होगा, क्या अमाउंट होगा, ये अभी सरकार तय करके बताएगी। तो मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार अचानक से बढ़ने लगी। इसके बावजूद मुंबई में बिल्डिंग सील करने और कंटेनमेंट जोन की संख्या में गिरावट हो रही है। 20 फरवरी को मुंबई में सील बिल्डिंग की संख्या 1305 थी, जो 24 फरवरी को कम होकर 815 रह गई। इस तरह 4 दिनों में 490 बिल्डिंग रिलीज हो गई हैं। मुंबई में एक इमारत में 5 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले मिलने के बाद उसे बीएमसी सील कर देती है। 21 फरवरी को मुंबई में सील बिल्डिंग की संख्या 1017 थी, तो वहीं 22 फरवरी को इसमें कमी आई और सील बिल्डिंग की संख्या 876 रह गई। 23 और 24 फरवरी को सील इमारतों की संख्या 815 ही रह गई। तो महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस के अपर पुलिस महासंचालक ने बड़ा फैसला किया, जिसके चलते महाराष्ट्र पुलिस को वर्क फ्रॉम होम काम करने की अनुमति मिली है। तो वहीं राज्य सरकार कर्मचारियों को शिफ्ट के काम करवाने पर अमल कर रही है, जिसके चलते अब महाराष्ट्र पुलिस ने भी अपने कर्मचारियों को अब घर से काम करने की अनुमति दी। महाराष्ट्र पुलिस के अपर पुलिस महासंचालक संजीव कुमार सिंघल ने बताया कि पुलिस विभाग के क्लास ए और बी श्रेणी के अधिकारियों की उपस्थिति 100% अनिवार्य रहेगी और पुलिस कार्यालय में काम करने वाले ग्रुप सी और बी श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति 50% रहेगी, जिसमें से 25% स्टाफ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए बुलाया जाएगा और बाकी बचा हुआ स्टाफ सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बुलाया जाएगा। तो महाराष्ट्र में जैसे जैसे कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, तो वहीं औरंगाबाद महापालिका कोरोना की रोकथाम के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। साथ ही औरंगाबाद महापालिका प्रशासक आस्तिक कुमार पांडे ने बताया कि हमारी कार्रवाई से लोग नाराज होंगे, हम पर कई आरोप लगेंगे, लेकिन कोरोना को रोकने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही कहा कि अगर परिस्थिति ऐसी रही और ऐसे ही बिगड़ती रही तो लॉकडाउन फिर से लगाना पड़ सकता है। खूब आरोप लगेंगे। अभी तो हमने केवल कार्रवाई शुरू करी है, इसलिए जो लोग नाराज होंगे सब लोग अभी आरोप लगाएंगे। तो हमारी मास्क के लिए जो कार्रवाई है वो मैसिव पैमाने पर शुरू रहेगी, टेस्टिंग के लिए जो कार्रवाई है वो मैसिव पैमाने पर शुरू रहेगी। एंड अभी सबको ये ध्यान में रखना है, सभी समाज के लोगों को, सभी औरंगाबाद के नागरिकों को, कि अगर अभी स्वयं शिस्त का पालन किया तो लॉकडाउन की परिस्थिति नहीं आएगी। अगर ऐसे ही केसेस बढ़ते रहे तो लॉकडाउन की परिस्थिति पुनः आ सकती है। एंड उस टाइम चाहे कोचिंग क्लास हो, चाहे होटल हो, चाहे अन्य जो संस्थान है वो बंद। मुंबई से खबर है, महाराष्ट्र विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति की बैठक हुई। विधान भवन में आयोजित हुई सलाहकार समिति की बैठक के बाद पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया को संबोधित किया। सरकार किसी भी तरह की चर्चा में रुचि नहीं ले रही है, फडणवीस ने कहा। विधान भवन में आयोजित हुई सलाहकार समिति की बैठक के बाद पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से मीडिया को संबोधित भी किया गया था। कि कोरोना के नाम पर आप जो अधिवेशन को छोटा करने की कोशिश कर रहे हो, आपके मंत्री 10-10 हजार लोग लेकर जाते, आपके अलग अलग मंत्रियों के बड़े बड़े सम्मेलन होते, उसमें हजारों लोग आते, वो उनके साथ में बड़े बड़े भाषण करते, और अधिवेशन में आने के लिए कोरोना का डर क्यों है भाई? तो ये कोरोना के नाम से अधिवेशन नहीं लेना, इस प्रकार की जो नीति है, एक प्रकार से पलायनवाद है कि कोरोना के नाम पर आप जो अधिवेशन को। तो औरंगाबाद में पिछले एक सप्ताह से महानगर पालिका क्षेत्र के में कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है, जिसके तहत महानगर पालिका में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करने के निर्देश देकर आरटीपीसीआर अनिवार्य कर दी गई है। तो वहीं ये निर्देश औरंगाबाद महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त बीबी नेमानी ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बिना जरूरत के घरों से बाहर ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
प्रशासन ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए निर्देश दिए हैं। औरंगाबाद से खबर है, कोरोना से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार बताया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए निर्देश भी दिए हैं। जो मित्र पथक है अपने महानगर पालिका के, उनके माध्यम से जो लोग बिना मास्क घूम रहे हैं उनको दंडात्मक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। मेरी जनता से अपील है, अनावश्यक बाहर ना घूमें और कोई काम की वजह से आप पर बाहर जाते हैं तो मास्क जरूर पहनाएं, सैनिटाइज़र का वापर और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करें। तो वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान संभालते ही नाना पटोले ने आने वाले चुनाव खुद के बल पर लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। नाना पटोले ने संकेत दिए हैं कि आने वाले महानगर पालिका, नगर पालिका और जिला परिषद चुनावों में कांग्रेस पार्टी बिना अलायंस के ही लड़ सकती है। जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी केंद्र में, तब अमिताभ बच्चन जी हो, अक्षय कुमार जी हो, ट्वीट के माध्यम से पेट्रोल और डीजल के बारे में वो लोग बताते थे कि 25 और 30 रुपए का पेट्रोल आज ये लोग महंगा बेच रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता के जेब काटने का महापाप भाजपा की, नरेंद्र मोदी की सरकार जो कर रही है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप अगर वो नहीं बोलेंगे या न्याय के विरोध में नहीं बोलेंगे तो हम महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन का शूटिंग, अभी अक्षय कुमार की शूटिंग या उनके पिक्चर भी रिलीज नहीं होने देंगे। 7 बार लोकसभा सांसद रहे दादरा नगर हवेली के निर्दलीय सांसद मोहन देलकर ने दक्षिण मुंबई के एक होटल में आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में कांग्रेस महाराष्ट्र के प्रवक्ता सचिन सावंत का मानना है कि मोहन देलकर ने मुंबई आकर इसलिए आत्महत्या की ताकि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार मरने के बाद उन्हें न्याय दिला सके। उन्हें अपने केंद्र शासित राज्य में न्याय पाने का भरोसा नहीं था। उन्होंने गृह मंत्री को 2 पेजेस का एक ज्ञापन भेजा है। सावंत का कहना है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का काम होता है देश के लिए कानून बनाना, लेकिन देवलकर ने इतने असहाय हो गए कि उन्होंने अपने ही जीवन का अंत कर लिया। पुलिस को मोहन देलकर के होटल के कमरे से 15 पेजों का गुजराती में लिखा हुआ एक सुसाइड नोट भी मिला था। कांग्रेस का कहना है कि इस सुसाइड नोट में देलकर ने भाजपा के कुछ बड़े नेताओं का नाम लिखा। वहीं इस मामले में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कांग्रेस सदस्यों को आश्वासित किया है और वो पुलिस मुंबई को इस मामले की गहराई से जांच करने के निर्देश देंगे। तो सचिन सावंत ने गृह मंत्री को एक पत्र भी भेजा है और निर्दलीय सांसद मोहन देलकर की आत्महत्या का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सचिन सावंत, उनका आरोप। तो सचिन सावंत ने गृह मंत्री को 2 पेज का लेटर लिखा है और इससे अगर देखा जाए तो देलकर के आत्महत्या के बाद जिस तरह से 15 पन्नों का वो सुसाइड नोट मिला, उसमें भी कई भाजपा के नेताओं का नाम था, ये भी आरोप लगाया गया है। हाल भाजपा और शिवसेना में नोकझोंक देखी जा रही है। तो वहीं रेजिडेंट एडिटर आनंद गायकवाड़ ने शिवसेना सांसद अरविंद सावंत से खास बातचीत की। शिवसेना नेता और मुंबई के सांसद अरविंद सावंत हमारे साथ है, जो कामगार नेता के बदौलत भी उनकी पहचान है। आइए उनसे बात करते हैं कुछ विषयों पर। सावंत जी, न्यूज़ ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। फिलहाल राज्यपाल का रवैया कैसा है सरकार को देख के? सच मानो तो पूरक भूमिका लेनी होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश महाराष्ट्र के राज्यपाल जी हमारे मित्र हैं, हमारे आदरणीय, लेकिन जिस ढंग से पिछले कुछ महीनों में कारोबार हो रहा है वो ना तो उनके लिए सराहनीय, ना केंद्र के लिए अभिमानी है, ना संविधान के लिए भूषण है। तीनों स्तर पर वो नीचे गिर रहा है और ऐसे निर्णय जो राज्य की सरकार ने लिए उसके अनुमति देने के लिए अगर समय ले लेंगे, जैसे अभी राज्यपाल साहब के समय 12 राज्यपाल नियुक्त सदस्यों का निर्माण कर राज्य की सरकार ने भेज दिया, आपको सिर्फ साइन करना, उसमें कौन सी बड़ी बात है? यूपी में भी तो रोका गया था। तो वही तो बात है ना, मतलब अखिलेश की सरकार हो और राज्यपाल इनके हो, तो क्या हम ये संविधान का अपमान नहीं समझते? पिछले कुछ दिनों में शिवसेना के खास तौर पर जो विधायक है, कुछ बड़े नेता है या एनसीपी के हो या कांग्रेस के, इनको ईडी की नोटिस बार बार जा रही है। ये ब्लैकमेलिंग का धंधा खोला है उन्होंने। अगर किसी विपक्ष के में हो तो तुम वाले हो, जिस दिन उनके पास जाओगे वो पुण्यवान है, फिर वाल्मीकि बन जाता है। तो सारे जितने भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिया है, सिंधुदुर्ग जिले में जब हमारे राष्ट्र के गृह मंत्री आए थे तभी मैंने कहा था 2 हंसों का जोड़ा तो ऐसे 2 गुंडों का जोड़ा देखो। तो 2 गुंडों का जोड़ा तो किसी ने पूछा मुझे, मैं बोला मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, ये नारायण राणे साहब ने कहा था, विधान परिषद में कहा है, जाकर देख लो रिकॉर्ड में। भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है। उसके ऊपर जब जवाब देने के लिए उस वक्त के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खड़े रहे
तो उन्होंने कहा कि नारायण राणे कैसा गुंडा है मैं बताता हूँ, सारे कलम में। तो दो गुंडों का मिलन हुआ ना उधर, पुण्य हो गया, संतों की पार्टी बनी क्या? यही तो है ना, कथनी और करनी में फर्क होता है। पार्टी विद डिफरेंसेस और डिफरेंस। अभी आने वाले चुनाव में खासतौर के नगर निगम के चुनाव होने वाले महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में कैसा चित्र रहेगा? अभी उनको उनका ही सबक सिखाया। ये महाराष्ट्र का सरकार क्या है, उनको उनका ही सबक सिखाया, सबक सिखाएंगे लोग। अब देख लेना, मैं तो भी नहीं कहा बुमरैंग होगा। जो नीति आप आज बो रहे हो वही नीति उलट कर तुम्हारे ऊपर आ जाएगी, फिर देखना कैसे भागदौड़ होती है। तो ये थे शिवसेना के कामगार नेता तथा सांसद जिन्होंने कहा भाजपा और एनडीए जो कुछ महाराष्ट्र में बो रही है वो आने वाले दिनों में उन पर ही बुमरैंग होगा। कैमरामैन महेश के साथ आनंद गायकवाड़, न्यूज़ ऑन इंडिया। तो मुंबई के बोरीवली पश्चिम में देवकी नगर के अंदर बंबू के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग में मंडप डेकोरेशन की शॉप को भी अपने चपेट में लिया, जहां लकड़ी के बैम्बू सहित कपड़े का मटेरियल रखा जाता है। तो वहीं फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू पाया। ये आग तकरीबन 9 बजे लगी। फिलहाल किसी की जान की हानि कोई खबर नहीं। तो वहीं आग कैसे लगी इसकी जांच पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम कर रही है। ठाणे जिले के मुंब्रा में कंटेनर पलटने से लंबा जाम लग गया। तो वहीं ये जाम बढ़ते बढ़ते 20 किलोमीटर तक हो गया। मुंबई नासिक महामार्ग पर दुर्घटना होने से मुंबई की ओर जाने वाले यातायात पर उसका गहरा असर दिखाई दिया। सुबह से इस मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। पड़गा टोल नाके से खारेगांव टोल नाके तक 20 किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला। महामार्ग पर वाहन धीमी गति से प्रवास कर रहे थे। यातायात नियंत्रण करने के लिए यातायात पुलिस की तरफ से प्रयास किए गए। तो आज महाराष्ट्र में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।